बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हाफ़िज़ मोहम्मद काशिफ़ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि बैंक स्टेटमेंट के साथ अपनी टैक्स रिटर्न फ़ाइल किस तरह करें और बैंक रिकन्सिलेशन को अपने डाटा के साथ रिकन्साइल किस तरह करना है, उसकी अंडरस्टैंडिंग किस तरह लेनी है, बैंक स्टेटमेंट को रीड किस तरह करना है, इसमें टेक्निकल चीज़ें क्या हैं, वो सारी बातें आज की वीडियो में डिस्कस होंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पर वक्त पहुंचती रहें। आज की वीडियो में हम देखेंगे टैक्स रिटर्न फाइलिंग विद बैंक स्टेटमेंट, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, बैंक रिकन्साइल करना सीखेंगे अपने डाटा को बैंक स्टेटमेंट के साथ, यानी कि बैंक के डाटे को और अपने डाटे को आपस में रिकन्साइल करेंगे कि कहीं किसी के पास कोई गलती है, एरर है, तो बिफोर टैक्स रिटर्न फाइलिंग हम वो चेक कर लें। जिस तरह अक्सर बैंक में प्रॉफिट लगे हुए होते हैं, हमने अपने डाटा में नहीं लिखा होता, हमें पता नहीं होता, वो बैंक स्टेटमेंट से रिकन्सिलेशन के बाद ही हम पता चला सकते हैं कि हमें कोई प्रॉफिट मिला है या नहीं मिला। इसी तरह साल के एंड पे हम बहुत सारे चेक काटते हैं, बैंक में जाके प्रेजेंट नहीं होते, तो अनरिकन्साइल्ड अमाउंट आ रही होती है, अनप्रेजेंटेड चेक कौन से हैं वो भी हम देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। बैंक स्टेटमेंट को क्यों हम इतना फोकस करते हैं टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए, क्योंकि जब भी ऑडिट होता है तो बैंक स्टेटमेंट आपके सामने रखी जाती है। उसमें बहुत सारी क्रेडिट की अमाउंट्स ऐसी होती हैं जो आपके अकाउंट्स में जमा हो रही होती हैं। आप भी लोगों को कहते हैं हाँ मेरे अकाउंट में पैसे भेज दो, मैं निकलवा के दे दूंगा जिसको भी आपने देने हैं, या आपका मीडियम यूज़ कर लेते हैं, आपका अकाउंट यूज़ कर लेते हैं। आप FBR को अगर जस्टिफाई नहीं कर सकते तो वो आपकी इनकम कंसिडर होती हैं। इसलिए अपना अकाउंट एहतियात से यूज़ करें, इररेलेवेंट ट्रांजेक्शन्स ना करें और किसी की ट्रांजेक्शन्स या किसी के पैसे अपने अकाउंट में ना मंगवाएं। तो अब हम सीधा बैंक स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। ये एक बैंक स्टेटमेंट है, टैक्स ईयर है 2024, उसका पीरियड है 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024 तक, यानी कि जुलाई से जून तक ये है। और ओपनिंग बैलेंस 0 है। टोटल डिपॉजिट्स जो हैं, यानी कि इसमें इनकम भी आई होगी, इसमें किसी ने पैसे आपको उधार भी दिए होंगे और इसमें रेमिटेंस भी आई होगी, इसमें गिफ्ट भी आई होगी। तकरीबन सारी एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर रखी हैं ताकि आपको एक तो टैक्स रिटर्न फाइलिंग का पता चल जाए और इसके साथ साथ बैंक स्टेटमेंट में अगर ये चीज़ें आती हैं, आपके अकाउंट रिसीवेबल होते हैं, अकाउंट पेएबल होते हैं, तो किस तरह उसकी एंट्रीज करते हैं, किस तरह डील करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने आज ही की वीडियो में देख लेनी है। सबसे पहले हम बैंक स्टेटमेंट देख लेते हैं। टैक्स ईयर 2024 की है, 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024 तक का इसका पीरियड है। जुलाई से जून पीरियड चलता है फाइनेंशियल ईयर। प्रीवियस बैलेंस यानी कि ओपनिंग बैलेंस 0 है। टोटल डिपॉजिट्स हैं, जितने भी पैसे आपने जमा करवाए हैं वो आपके गिफ्ट भी हो सकते हैं, आपकी इनकम भी हो सकती है, रेमिटेंस भी हो सकती है, रेंटल इनकम, प्रॉपर्टी इनकम या कोई और इनकम भी हो सकती है। यानी कि बैंक में जो भी पैसे आए हैं वो टोटल डिपॉजिट्स आपके कहलाते हैं। वो आप भी जमा करवा सकते हैं, कोई और भी हो सकता है, बैंक प्रॉफिट भी हो सकते हैं। यानी कि बैंक में आने वाले पैसे आपके यहाँ पे क्रेडिट साइड कहलाती है, आपके क्रेडिट कहलाते हैं, जो बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट साइड पे शो हो रहे होते हैं। और टोटल विदड्रॉल्स आपके डेबिट साइड पे शो हो रहे होते हैं। इसमें आप कुछ पैसे निकलवाते हैं, खर्च कर लेते हैं, एक्सपेंस कर लेते हैं, कुछ पैसे निकलवाते हैं, किसी को दे देते हैं, जैसे वो आपके अकाउंट रिसीवेबल बन जाते हैं, एसेट्स होते हैं जो, और इसमें से बहुत सारे पैसे आप निकलवाते हैं, एसेट परचेज कर लेते हैं। तो इन सारी एग्जांपल्स को मैंने रखा है, गिफ्ट भी, रेमिटेंस भी, टेक्निकल सर्विसेज, रेंटल इनकम, सैलरी रखा है, ताकि आपको बैंक स्टेटमेंट में किस तरह आपने एनालिसिस करना है, रिकनसाइल करना है, आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएँ। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक बैंक स्टेटमेंट में आपको ये 3 चीज़ें नज़र आएंगी, 4 चीज़ें, जिसमें डेट होती है, डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है, हल्की सी डिस्क्रिप्शन होती है। यहाँ डिस्क्रिप्शन मैंने थोड़ी सी ज़्यादा कर दी है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है कि टाइप है, यानी कि अगर आपने चेक इशू किया है या चेक रिसीव किया है तो यहाँ पर चेक नंबर लिख देंगे। ऑनलाइन ट्रांसफ़र किए हैं या रिसीव किए हैं तो ऑनलाइन लिख देंगे। ATM के थ्रू किए हैं तो ATM लिख देंगे। कैश डिपॉजिट करवाया है तो आपने यहाँ पर कैश लिख देना है। इस तरह आपने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें लिख देनी है। दूसरा नंबर पर डेट है, किस डेट को कौन सी ट्रांजैक्शन हुई है, डेबिट हुई है या क्रेडिट हुई है। डेबिट साइड आपके विड्रॉल्स होते हैं, यानी कि जो पैसे आप निकलवाते हैं उससे आप कोई चीज़ परचेज़ कर सकते हैं या आप कोई एक्सपेंस कर सकते हैं या किसी को दे सकते हैं कि आप उधार जैसे दे रहे होते हैं। अकाउंट रिसीवेबल कहलाते हैं, मीन्स कि आपको मिलने हैं, जो कि आपके एसेट्स होते हैं। और जो पैसा बच जाता है वो भी आपका एसेट्स होता है बैंक स्टेटमेंट में साल के एंड पर। और ये जो हम वेल्थ स्टेटमेंट बनाते हैं साल के एंड की डेट की बनाते हैं, साल के दौरान बहुत सारी ट्रांजेक्शन हुई होती हैं। फॉर एग्जाम्पल सैलरी हर महीने आपको मिलती रहती है, तो हर महीने की अलग-अलग एंट्रीज नहीं करेंगे, साल के एंड पर देखेंगे कि आपको टोटल सैलरी कितनी मिली, ठीक है, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। किसी से पैसे आपने लिए हैं तो उसको आपने साल के दौरान वापस भी कर दिए हैं, साल के एंड पे नेट बैलेंस देखेंगे उसका। तो इसी तरह एक्सपेंस जो किए हैं वो आप देखेंगे साल के एंड पर। आप ये बैंक स्टेटमेंट निकलवाते हैं, आप देखेंगे ये 50,000 है, ये मेरी सैलरी थी, ये 65,000 निकलवाया था, ये क्या था, आप देखेंगे ये वाटर थे या सीवरेज या गार्बेज एक्सपेंस था। तो ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। आप इसको मंथली बेसिस पर भी ये कमेंट कर सकते हैं, आप बैंक स्टेटमेंट निकलवा कर। आजकल तो ऐप्स आई हुई हैं, ऐप्स के थ्रू आप वीकली बेसिस पर भी ये निकालें और उस पर कमेंट करके रख दें, और मोबाइल में ही सेव हो जाती हैं, मोबाइल पर ही कमेंट हो जाते हैं। तो ये आप वीकली या मंथली बेसिस पे कर लेंगे तो साल के
एंड पे आपका बहुत सारा काम हो चुका होगा, आपको मसला नहीं होगा। तो इस तरह मैंने जो भी ट्रांजेक्शन थी साथ साथ या वीकली या मंथली मैं इसके लिखता गया। साल के एंड पर ये मेरे पास स्टेटमेंट आ गई, जबकि मुझे हर ट्रांजेक्शन का पता था ये ट्रांजेक्शन मैंने कहाँ की है, निकलवाए हैं पैसे तो कहाँ यूज़ किए हैं, आए हैं तो कौन से पैसे आए हैं। तो फिर मैंने इसको चेक किया कि मेरा रिकॉर्ड और बैंक का रिकॉर्ड टैली कर रहा है, तो इसको मैंने ओके कर दिया। जो टैली नहीं कर रहा उसको मैंने यहाँ नो कर दिया बैंक से। फिर मैंने रब्ता किया, उन्होंने बताया ये आपका बैंक प्रॉफिट लगा था या ये मिस्टेकनली एंट्री हो गई है, तो उसको करेक्शन करवा ली। तो जब सारी रिकनसाइल हो जाती है तो आपने क्या करना है, फिर इसको फाइलिंग स्टार्ट करनी है। तो रिकनसाइल आपने ये जर्नली किस तरह करनी है यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। और क्रेडिट साइड पे जो आपकी अमाउंट आती हैं वो होती हैं। तो अगर मैं सिर्फ क्रेडिट साइड ही देखूँ तो यहाँ से फ़िल्टर लगा सकता हूँ मैं कि ब्लैंक यहाँ से हटा दूँ, तो ब्लैंक हट जाएंगे तो सिर्फ यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ सैलरी आई है, बैंक प्रॉफिट है, अकाउंट्स पेएबल हैं, यानी कि 15,000 मेरे पास आया। ये कोई इनकम नहीं थी, किसी ने मुझे उधारे पैसे दिए। फिर ये डिविडेंड आया, डिविडेंड इनकम भी है। यहाँ पर फॉरेन रेमिटेंस आई, तो ये भी मैंने ऑप्शन रखी है। यहाँ पर भी ऑप्शन है सारे, ये भी फ़िल्टर का ऑप्शन आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। ये टेम्पलेट भी कोशिश करूँगा आपको किसी तरह प्रोवाइड कर दूँ, अदरवाइज़ आप देख लें कि किस तरह ये प्रोसेस होता है टैक्स रिटर्न फाइलिंग का। तो यहाँ पर रेंटल इनकम भी है, डिविडेंड इनकम भी है, सैलरी इनकम भी है, अकाउंट रिसीवेबल भी हैं, अकाउंट्स पेएबल भी हैं। एक ये 1880 रुपये है, टैक्स कंसल्टेंसी प्रोवाइड की, वहाँ से मुझे इनकम आई, तो इसकी भी यहाँ पर एंट्री है। तो हमने इसकी एंट्री किस तरह करनी है, ये सारी चीज़ें हमने यहीं पर सीखनी है। अब ये फ़िल्टर मैं ख़त्म कर देता हूँ, पूरी बैंक स्टेटमेंट मेरे सामने आ चुकी है। अब इसको 1 बाय 1 करना है एंट्री। तो मैं अपने आईआरएस अकाउंट पर चलता हूँ। आईआरएस अकाउंट पर आकर एक मेरे पास टैक्स रिटर्न है, 2024 का डाटा है, तो 2024 की ओपन कर लेता हूँ। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, न्यू ओपन करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। 2024 की टैक्स रिटर्न ओपन हो चुकी है। सबसे पहले मैं देखता हूँ अकाउंट पेएबल, यहाँ पे क्लिक किया तो अकाउंट पेएबल का फ़िल्टर लग गया। अकाउंट पेएबल 15,000 मेरे पास साल के दौरान आए थे, जो कि अकाउंट्स पेएबल थे, मैंने देने थे। मिस्टर वाई के पैसे मैंने देने थे, लेकिन क्या हुआ कि साल के आखिरी दिन में 1,000 मैंने उसको दे भी दिया। तो साल के आखिरी दिन की हम स्टेट देख रहे होते हैं कि उस वक्त क्या हमारे पास स्टेट थी। तो साल के आखिर में मैंने नेट उसके 14,000 रुपये देने थे। 15,000 उसे मुझे दिए, 1,000 मैं वापस कर चुका था। तो 30 जून को रिमेनिंग जो है 15,000 मैंने उसके देने थे। अकाउंट पेएबल मेरे पास 15,000 हुआ। अकाउंट्स पेएबल आपको पता है वेल्थ में जाके इसकी एंट्री करते हैं। यहाँ पर आएंगे, प्लस के निशान पर क्लिक करूँगा, क्रेडिटर का CNC नंबर लिखना है, इसका नेम लिखना है। नेम यहाँ से मैं स्टेटमेंट से कॉपी कर लेता हूँ जो मैंने लिखे हुए हैं। और ये साल के एंड पे मेरे पास 14,000 रुपये था जो कि मैंने पे करना था। कैलकुलेट के बटन पे क्लिक कर दिया। अब आऊँगा नेक्स्ट फ़िल्टर पे चेक करूँगा अकाउंट रिसीवेबल। अब 2,500 रुपये मैंने निकलवाया था, ये मेरा एक्सपेंस नहीं था ये, बल्कि मुझसे मिस्टर एक्स ने पैसे मांगे थे तो वो मैंने निकलवा के उसको दिए थे। ये ऑनलाइन मैंने उसके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवाए थे, ये वो विड्रॉल थी। तो ये ऑनलाइन ट्रांसफ़र थी। तो 2,500 मैंने दे दिए, लेकिन क्या हुआ साल के एंड पे उसने मुझे 1,000 वापस कर दिया था। तो मैंने अकाउंट रिसीवेबल में कितने आएंगे, मिस्टर एक्स ने 1,000 मुझे वापस कर दिया था। तो मेरे पास नेट 1,500 रुपये अकाउंट रिसीवेबल में है। 1,500 से लेने हैं क्योंकि 1,000 मुझे वापस मिल चुका है 2,500 में से। अकाउंट रिसीवेबल अब हमारे पास आएगा 1,500। ये भी हमारा एसेट्स होता है, एनी अदर एसेट्स में आएंगे। इसकी डिस्क्रिप्शन उठाएंगे, मिस्टर एक्स से लेने हैं, स्पेलिंग आप देख लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद बैंक प्रॉफिट है। बैंक प्रॉफिट के साथ आपको पता है विदहोल्डिंग टैक्स भी लगता है। इसको मैं फ़िल्टर को ख़त्म कर लूँ। यहाँ पर देखो ये बैंक प्रॉफिट है, इस डेट को लगा है, वेरी नेक्स्ट उसी दिन ही क्या हुआ है कि टैक्स भी काट लिया है। बैंक प्रॉफिट और विदहोल्डिंग टैक्स, इसकी एंट्री हम देखते हैं किस तरह करनी है। टैक्स चार्जेबल आई में आएंगे, फाइनल में आएंगे, कंट्रोल F करूँगा, 7B लिखूँगा, 7B पर लेकर आ गया है इस फॉर्म में। यहाँ पर IBAN नंबर लिखना है और यहाँ पर लिखना है HBL। करंट अकाउंट तो हो नहीं सकता, प्रॉफिट सेविंग पे या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे लगता है, सेविंग अकाउंट है ये। अब बैंक प्रॉफिट हमारे पास कितना था, यहाँ पे क्लिक करते हैं। बैंक प्रॉफिट था हमारे पास 1,000 रुपये। अब वो कह रहा है कि इसके ऊपर 150 रुपये टैक्स पे करना होता है, इसके ऊपर 150 रुपये टैक्स बनता है, जो कि बैंक वालों ने हमारा काट लिया। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ 150 रुपये ये कटा हुआ है। ये हम यहाँ पे लिख देंगे कि ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है। जो आपका टैक्स कट गया हो, डिडक्ट हो चुका हो, टैक्स कलेक्टेड ओब्लिक डिडक्टेड, यानी दरमियान वाले कॉलम में उसको आप लिख देंगे। इसके बाद हम आएंगे बैंक प्रॉफिट के बाद कैश फॉर पैटी एक्सपेंसेस, छोटे मोटे एक्सपेंसेस के लिए कैश निकलवाया 100 रुपया। तो ये एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस हमें पता है कि यहाँ पर वेल्थ में जाते हैं, पर्सनल एक्सपेंसेस में जाते हैं, कोई हेड नहीं है तो एनी अदर एक्सपेंसेस में 100 रुपीज़ लिख दूँगा। कैलकुलेट किया। नेक्स्ट है चिल्ड्रन एजुकेशन फ़ीस, जो कि 16,000 रुपये है। चिल्ड्रन एजुकेशन फ़ीस एक्सपेंस हुआ, 16,000 लिख दिया है। लेकिन चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जब हम पे करते हैं तो डिडक्टेबल अलाउंसेस में हमें इसका बेनिफिट मिलता है। टैक्स चार्जेबल में जाएंगे, डिडक्टेबल अलाउंसेस में आएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है एजुकेशनल एक्सपेंसेस आपका कितना हुआ। हमने कहा कि 16,000 रुपये हुआ और नंबर ऑफ़ चाइल्ड एक था, यानी कि एक बच्चे की ये फ़ीस हमने सालाना 16,000 रुपये पे की।
तो इसको मैं सेव कर देता हूँ। डिडक्टेबल अलाउंसेस जब हम इनकम सारी पुट कर देंगे उस वक्त कैलकुलेट करेगा। 15 लाख आपकी इनकम है टोटल या उससे कम है तो आपको ये मिलता है। इसकी 3 कंडीशंस हैं, सेपरेट वीडियो पे मैं ये समझा चुका हूँ। इसके बाद डिविडेंड इनकम है। डिविडेंड इनकम कितनी है? 15,000 रुपये। इसके टैक्स भी होता है 15%, डिफरेंट होते हैं डिविडेंड। ये 15% वाला है। इसका टैक्स भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। टैक्स ऑन डिविडेंड, विद होल्डिंग टैक्स ऑन डिविडेंड, ये दोनों हम देख लेते हैं। विद होल्डिंग टैक्स ऑन डिविडेंड पे भी मैंने क्लिक कर दिया और डिविडेंड पे भी क्लिक कर दिया। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मल्टीपल हम सेलेक्ट कर सकते हैं। डिविडेंड हमारा है 15,000 रुपये और विद होल्डिंग टैक्स ऑन डिविडेंड 2250 रुपये कट चुका है। तो फाइनल में आएंगे, यहाँ पर भी आप सर्च कर सकते हैं डिविडेंड। डिविडेंड 7.5%, 35%, 0%, 15%, या 15% पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे वहीं पे ला के ठहरा देगा। 15,000 था डिविडेंड और 2250 रुपये इसका था टैक्स। अब ये क्या कहता है कि कितना बनता है टैक्स, कहीं कम ज़्यादा तो नहीं बनता। 2250 ही बना है जो कि हमारा डिडक्ट हो गया था। हमने दरम्यान वाले सेल में लिखा, डिविडेंड इनकम हमने 15,000 यहाँ पर लिखी। अच्छा, अब हमने क्या करना है, दोबारा हमने देखना है डिविडेंड के आगे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पे हम जाएंगे, वेल्थ में होता है, यहाँ से भी हम जा सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बहुत सारे आ रहे थे, हमने एक्सपेंस वाला सेलेक्ट करना है। ये हमें एक्सपेंस में यहाँ पर डायरेक्ट ही लेकर आ गया। आप यहाँ चीज़ें ढूंढेंगे कौन से फॉर्म में आपको क्या चीज़ मिलेगी, आप यहाँ से सर्च करके डायरेक्ट भी उस जगह पे जा सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस में मैंने आप क्लिक किया तो कितना है मेरा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है 38,000। कैलकुलेट किया। साथ साथ आपने सेव कर लेना है क्योंकि अगर नेट डिस्कनेक्ट होता है, बंद होता है तो फिर आपको फॉर्म दोबारा फिल करना पड़ जाना है। इसलिए जो लेटेस्ट फॉर्म है इसमें सेव भी साथ साथ करना लाजमी है। इसके बाद फॉरेन रेमिटेंस है। फॉरेन रेमिटेंस आपकी कितनी है 1000, ये आपने पुट करनी है, वहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। ये यहाँ पर होती है फॉरेन रेमिटेंस 1000 रुपये। रिकन्सिलिएशन ऑफ एसेट्स वाले कॉलम में लिखनी है। इसके बाद है गैस का एक्सपेंस है 3500 रुपया। पर्सनल एक्सपेंस में जाएंगे, गैस के एक्सपेंस में हमने लिखा 3500। उसके बाद हमारे पास गिफ्ट है 1,07,100। रिकन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स में आएंगे, इसकी गिफ्ट में 1,07,100, 1,07,100 कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद ग्रॉसरीज़ के एक्सपेंस में हैं जो कि हैं हमारे पास 1,225 रुपये। पर्सनल एक्सपेंस में जाएंगे, ग्रॉसरीज़ में अदर में लिख देंगे क्योंकि ग्रॉसरीज़ का सेपरेट हेड नहीं है। 100 ऑलरेडी हो चुका है, 1225 ये है तो 1325 हो जाएंगे। मेडिकल में आएंगे, मेडिकल एक्सपेंस है 10,000। इससे आगे हम मोटर बाइक परचेज़ की थी 2,50,000 की। एसेट्स में जाएंगे, मोटर व्हीकल में जाएंगे, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे, यहाँ पे बताना है प्राइवेट है, कमर्शियल यूज़ के लिए है, मेक CD70 है, मॉडल कौन सा है, इंजन कैपेसिटी क्या है, ये सारी डिटेल आपने दे देनी है। मैं यहाँ डमी दे देता हूँ। रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपने लिख देना है। 2,50,000, 2,50,000। रेंटल इनकम भी है, रेंटल इनकम के साथ रेंटल टैक्स भी कटा है, वो हम आगे देख लेंगे। 10,000 रुपये है। यहाँ पर 10,000 रुपये लिखना है, सेव कर देंगे। 1/5 जो है ये हमें छूट मिलती है टैक्स में। 2,000 रुपये इसके बने हैं 10,000 में से, यानी कि 8,000 के ऊपर आपका टैक्स अप्लाई होगा। सैलरी इनकम अब आपने देखनी है। सैलरी ये हमें पूरे साल में हर महीने मिलती रही है। 5,55,000 रुपये बने हैं। एम्प्लॉयमेंट में आएंगे, इसके सैलरी के फॉर्म में आएंगे, 5,55,000। कैलकुलेट के बटन पर क्लिक करेंगे। अंडर 6 लाख थी इसलिए इसका टैक्स नहीं कटा हुआ। टैक्स कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड की 1,880 रुपये मिले हैं। बिज़नेस में आएंगे, अदर में आएंगे, यहाँ फ़ी फॉर टेक्निकल प्रोफेशनल सर्विसेज 1,880 रुपये। ये 1,880 रुपये हम यहाँ पे लिखते हैं। कैलकुलेट के बटन पर क्लिक करेंगे, इसके साथ सेव भी कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंस है 6500 रुपया। यहाँ पे हम जाते हैं वेल्थ में, एक्सपेंस में, ट्रैवलिंग एक्सपेंस 6500 कैलकुलेट करेंगे, 6,500 रुपीज़ हो गया। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं हम, वाटर एंड सीवरेज चार्जेस, गार्बेज चार्जेस, ये 65,000 रुपये हैं। यहाँ पर वाटर वाला आएगा हेड 65,000।
ये डमी फिगर्स हैं आपको एक समझाने के लिए। लास्ट में बड़े इंपॉर्टेंट है कि किस तरह हमने बैलेंस करना है, बैलेंस किस तरह होनी चाहिए। विदहोल्डिंग टैक्स ऑन डिविडेंड ये हमने 2250 रुपये लिख लिया था। इसको मैं आपको चेक करा देता हूँ। टैक्स चार्जेबल में जाते हैं, फाइनल में जाते हैं, बॉटम पर आएंगे। 15,000 डिविडेंड था, 2250 रुपये इसके ऊपर टैक्स कटा था, साथ ही एंट्री कर देते। विदहोल्डिंग टैक्स ऑन प्रॉफिट 150 रुपये लगा था, इसकी भी हमने एंट्री कर दी थी आई थिंक साथ। ये हमारा 1000 रुपये प्रॉफिट था, 150 रुपये टैक्स लगा था। लास्ट में है विदहोल्डिंग टैक्स ऑन रेंट। जब भी आप अपनी बिल्डिंग किसी ऐसे बंदे को देंगे जो कि विदहोल्डिंग एजेंट होगा, जैसे आपने अपनी बिल्डिंग HBL को दे दी है, किसी भी इंस्टीट्यूट को दे दी है, वहाँ पर आप बैंक इंस्टॉल करें, MCB को दे दिया, अल-फलाह को दे दिया है, तो आपका टैक्स भी साथ साथ रेंटल इनकम आपको देगा, लेकिन टैक्स काट कर देगा। तो इस केस में भी टैक्स कट चुका है। 1500 रुपया विदहोल्डिंग टैक्स ऑन रेंट कट चुका है, जो कि टैक्स चार्जेबल में एडजस्टेबल में आएगा। अगर आपको ना मिल रहा हो तो 155 लिखें, यहाँ पे सेक्शन है रेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यहाँ पर है एडजस्टेबल में, ये आपको वहीं उसी फॉर्म में ले जाता है। रेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यहाँ आप डिटेल दे देंगे, एड्रेस दे देंगे XABC, यहाँ पे दे देंगे कि कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, जो भी है इसकी डिटेल दे के आप यहाँ पे लिख देंगे कि टैक्स कितना कटा। टैक्स कटा है 1500 रुपये, लेकिन हमने देखना है कि रेंटल इनकम कितनी थी हमारी। इसको मैं क्लिक करता हूँ, दोनों इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे। रेंटल इनकम के ऊपर आ गया, 10,000 रेंटल इनकम थी, 1500 टैक्स कटा। तो टैक्स अगर आपका कट जाता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देनी है। ये तो आप सारी कर चुके हैं, टेक्निकल काम अब एक्चुअली स्टार्ट होगा। अब यहाँ देखना है कि ये जितने भी डेबिट की एंट्रीज थी, क्रेडिट की एंट्रीज थी, हमने वो तो कर दी, लेकिन अब ये देखना है कि बैंक में बैलेंस कितना बचा हुआ है, ये इसकी एंट्री करनी है और एंड पे देखना है कि ये बैलेंस होता है या नहीं होता। तो यहाँ पे 309,255 बैंक बैलेंस है, इसकी एंट्री भी हम कर देते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे, IBAN नंबर लिखना है, अकाउंट नंबर लिखना है, 30 जून का बैलेंस यहाँ पे बता देना है 309,255 309,255। वीडियो तो लेकिन थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन ये तसल्ली से बनाने वाली वीडियोस थी, इसलिए हम इसमें टाइम को ज़रा नहीं देखेंगे। अब एक्चुअली टेक्निकल चीज़ें स्टार्ट होनी हैं। अब हमने आना है, देखना है कि हमारी इनकम कितनी है। जितनी भी इनकम होगी रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स में यहाँ पर हमने शिफ्ट करनी है। सारे इनफ्लोज और इनकम, ये इनकम स्टेटमेंट हमने बना ली, यहाँ जितनी भी इनकम थी यहाँ पे हमने शिफ्ट करनी है और उसका हिसाब देना है कि वो कहाँ गई। वैसे तो हम हिसाब दे चुके हैं, लेकिन ये इनकम हमने शिफ्ट नहीं की। सबसे पहले हमने देखा कि हमारी सैलरी इनकम थी। टैक्स चार्जेबल में जाएंगे, यहाँ पर रिपोर्ट होती है कंप्यूटेशन में। सबसे पहले हमने देखा कि हमारी सैलरी इनकम थी 5,55,000, ये भी टैक्सेबल इनकम थी। दूसरे नंबर पर इसने यहाँ पर हमें दिखाया 8,000 रुपये आपके, जो जिसके ऊपर टैक्स लगना है, रेंटल इनकम है। लेकिन हमारी इनकम तो ज़्यादा थी, वो तो हमें छूट मिली। इनकम हमारी थी 10,000 रुपये, यहाँ हमें छूट मिल गई कि आपका टैक्स जो है 8,000 रुपये लगेगा। तो इसीलिए आपने ख्याल करना है कि एक्चुअल टैब में जहाँ आपने इनकम पुट की है वहाँ से इनकम उठानी है, ना कि कंपटीशन ये समरी के ऊपर रिलाई करना है। ये जो समरी बनी है, टैक्स किस अमाउंट के ऊपर अप्लाई होगा वो देखने के लिए ये समरी बनी है। 5,55,000 वो, 10,000 रेंटल इनकम, और यहाँ पर मैं आपको इसी उस पर मैं करके दिखा देता हूँ। 5,55,000 रेंटल इनकम है, 10,000, और उसके बाद जो मेरी टेक्निकल फ़ीस सर्विसेज जो मैंने प्रोवाइड की टैक्स कंसल्टेंसी की, 1,880 रुपये आया, 80 रुपया। अब ये है जो मेरी इनकम है। अब ये हमने शिफ्ट करनी है, ये नॉर्मल इनकम है। इसको मैं प्लस करूँगा, आल्ट प्लस वाला बटन प्रेस करेंगे तो ये सब निकाल देगा। यहाँ Ctrl+C करके इसको मैं शिफ्ट कर दूँगा रिकन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स में। साथ साथ चीज़ें आपने देखनी हैं कि कैसे कैलकुलेट करूँगा, सेव कर दूँगा। अब ये तो हमारी हो गई इनकम के बाद। अब हम आते हैं, हमारी और भी इनकम है, जैसे डिविडेंड इनकम थी और बैंक प्रॉफिट वाली इनकम थी। ये हमने, क्योंकि कंप्यूटर समरी में नहीं आ रही, समरी में इसको शो करवाने के लिए हम इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं। अदर एसेट्स में जाएं और यहाँ पर इनकम अपनी पुट कर दें, क्योंकि यहाँ पर इनकम पुट करेंगे तो इसके ऊपर टैक्स अप्लाई कर देगा। क्योंकि यहाँ इसकी एंट्री कर चुके हैं तो इसको हम जस्ट यहीं पर लिख सकते हैं। यहाँ आपने लिखना है और इसको एग्जेम्प्ट कर देना है ताकि इसके ऊपर टैक्स अप्लाई ना हो। दरमियान वाले कॉलम में लाजमी लिखनी है। इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब हम कंप्यूटेशन में जाके ये देखेंगे कि इसका क्या स्टेटस आ रहा है, वहाँ पे शो हो रही है या नहीं हो रही। अभी हमारे पास शो हो रही है। टोटल इनकम अब हम निकाल सकते हैं अमाउंट, क्योंकि अब यहाँ पर 16,000 शो हो रहा है, पहले नहीं हो रहा था। तो टोटल इनकम में हम ये चीज़ अब देख सकते हैं। और क्योंकि ये एग्जेम्प्टेड इनकम थी इसलिए हमने दरमियान वाले सेल में लिखा, यहाँ पर भी इसने शो करवा दिया, इसको टैक्सेबल में शामिल नहीं किया। अगर यहाँ पे ना लिखते तो ये अमाउंट यहाँ पर आ जाती, इसके ऊपर टैक्स अप्लाई हो जाता। तो ये 16,000 रुपया मैंने जैसे आपको बताया था सारी इनकम और इनफ्लोज यहाँ पर शिफ्ट करने हैं।
तो ये फाइनल वाले यहाँ पर मैं लिखूँगा। यहाँ पे आप देखेंगे लिखे भी हुए हैं डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्ट टू फाइनल और फिक्स टैक्स। फाइनल वाली इनकम या एग्जाम्प्ट वाली इनकम यहाँ, फाइनल वाली इनकम यहाँ लिखनी है, एग्जाम्प्ट वाली इनकम दरम्यान वाले सेल में लिखनी है, जिसके ऊपर टैक्स अप्लाई होता है वो वाली इनकम यहाँ पर लिखनी है। अब आपको पता चल गया कौन सी इनकम कहाँ से उठानी है, कहाँ से चेक करनी है, कहाँ लिखनी है और यहाँ कैसे शिफ्ट करनी है। अब हमने दोबारा जाना है कंप्यूटेशन वाले टैब पर। अब हमने देखा, इसको अब रेट करते हैं कि ये टोटल हमारी टैक्सेबल इनकम निकली जिसके ऊपर टैक्स अप्लाई होना है, लेकिन डिडक्टेबल अलाउंसेस यहाँ हमें बेनिफिट मिल गया 800 रुपये का। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हमने यहाँ पर पुट किया था। ये देखें 16,000 मैंने आपको कहा था कि इनकम लिखेंगे तो फिर ये बताएगा कि आपको कितना मिलना है, क्योंकि इसकी 3 कंडीशंस होती हैं। तो वो कंडीशंस इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया है कि वो आप मेरी वॉच कर सकते हैं। 800 रुपये के ऊपर टैक्स अप्लाई नहीं होगा, ये आपको छूट मिल गई है, बेनिफिट मिल गया है। तो ये टैक्सेबल इनकम जितनी थी 800 इसमें से माइनस किया, रिमेनिंग हमारे पास ये बच गई। इसके ऊपर वो कह रहा है कि 2400 रुपये टैक्स बनता है। फाइनल और फिक्स का टैक्स भी आपका 2400 रुपये बनता है। अब आपका पे ये कट कितना चुका है, 3900 रुपये कट चुका है। अब हमने 3900 रुपये जो पे किया है, इनकम तो लिख दी है, ये भी तो हमारा एक्सपेंस भी तो है, इसलिए इसको एक्सपेंस वाले कॉलम में भी लाजमी शिफ्ट करेंगे। पहले रिकन्सिलेशन में आते हैं। अब यहाँ पर भी हमें वो बता रहा है कि 3900 रुपये आपका बच रहा है। हमने यही बताना है कि ये जो 3900 रुपये था हमारा, ये हमारा टैक्स पे हो गया है। कैलकुलेट करेंगे, सेव के बटन पे क्लिक करेंगे, वापसी आएंगे रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट में। यहाँ पर देखें अनरिकन्साइल्ड अमाउंट 0 हो गई है। अब अभी भी टेक्निकल चीज़ें बाकी हैं, आप वीडियो का एंड तक लाजमी देखिएगा। यहाँ पर हम लास्ट में आए, हमने देखा कि टैक्स तो 2400 बन रहा था, 3900 हमने पे कर चुके हैं, तो 1500 हमारा रिफ़ंड बन गया। अब हम अभी भी हमारी टैक्स रिटर्न मुकम्मल नहीं हुई। जब भी हम कोई अमाउंट बिज़नेस की यहाँ पर एंटर करते हैं तो 2 चीज़ें हमें देनी होती हैं, एक बिज़नेस एसेट और इक्विटी। यहाँ पर वो कहते हैं कि बिज़नेस के आपके पास एसेट्स वगैरह क्या हैं। मैं सर्विसेज देता हूँ, मेरे पास इनमें से कोई चीज़ नहीं है, कैपिटल भी 0 है, मैं अपनी सर्विस दे के वो करता हूँ। यहाँ पर मैं लिख दूँगा बिज़नेस का ना ही मेरे पास कोई एसेट है, ना ही कोई लायबिलिटी है बिज़नेस की, और इस तरह की मेरे पास कोई चीज़ नहीं है। दूसरे नंबर पर यह भी बताना होता है कि आप बिज़नेस करते हैं तो कौन सा करते हैं। एट्रीब्यूट में आएंगे और यहाँ पर आकर सेलेक्ट करेंगे सर्विसेज, टेक्निकल या फाइनेंशियल सर्विस या टैक्स कंसल्टेंसी या सिर्फ सर्विसेज, कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सर्विस सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे अदर लॉयर लीगल सर्विस ये भी लिख सकते हैं, अदर सर्विस भी लिख सकते हैं। जो आप सर्विस देते हो वही आपने यहाँ पर लिख देनी है, यहाँ सेव कर देना है। अब ये टैक्स रिटर्न रेडी है। जब आप इसको सेव करके सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद आपने क्या करना है, रिफ़ंड क्लेम करना है। रिफ़ंड आपका एक दफ़ा फिर मैं आपको कंप्यूटेशन पर लेके चलता हूँ। 1500 रुपये है। 1500 रुपये आपने किस तरह क्लेम करना है, ऊपर देखें कि यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है रिफ़ंड। 170 की एप्लीकेशन है, इसको आपने ओपन करना है। किस ईयर का टैक्स रिफ़ंड क्लेम कर रहे हैं, 2024 का। ये सिलेक्ट कर लेंगे, कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। ट्रांजैक्शन नॉट अलाउड, क्योंकि अभी मैंने टैक्स रिटर्न सबमिट नहीं की। यहाँ पे आपने ये फॉर्म ओपन करना है, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी हुई होगी 1500 लिखकर, इसके साथ आपने जितना भी टैक्स आपके डिडक्ट हुआ है उसका एविडेंस लगा के सबमिट कर देना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो लंबी ज़रूर हुई है, उसके लिए मैं आपसे माजरत खा हूँ, लेकिन ये कुछ टेक्निकल बातें थी, तसल्ली से समझने वाली चीज़ें थी, तो कोशिश की है आपको समझाने की। अगर आपको समझ आ गई हो तो मेरे चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही हाफिज़ मोहम्मद काशिफ को इजाज़त दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।